हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही है। तो स्वागत है एक बार फिर से UP SSC एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो पढ़ रहे हैं मीडियो फिर एकदम शानदार तरीके से लेक्चर 99 के साथ। जल्दी हम इसका शतक लगाने वाले हैं। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो उसके आगे भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो टॉप 30 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आप लास्ट में कितना क्वेश्चन करते हैं सही हमें आंसर बताने की भी कोशिश कीजिएगा कि आपके इतने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यदि आप यूपी एएनएम के साथ साथ बिहार एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, गर्भावस्था में पहली बार भ्रूण की धड़कन कब सुनी जाती है? 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 10 सप्ताह। तो गर्भावस्था में भ्रूण की धड़कन कब सुनी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी द्वारा। 6 सप्ताह में भी क्या होती है? भ्रूण की हृदय गति क्या हो जाती है? सुनी जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो कितने सप्ताह में? 6 सप्ताह में क्या हो सकती है? सुनी जा सकती है। तो कितने सप्ताह में सुनी जा सकती है? 6 सप्ताह में। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रेविडा 3 पैरिटी 1 अबार्सन 1 का अर्थ है 2 जीवित संतानें, 3 बार गर्भधारण, 1 जीवित जन्म या 1 गर्भावस्था या कोई भी जीवित संतान नहीं। तो कह रहा ग्रेविडा 3 पैरा 1 अबार्सन में ग्रेविडा 3 पैरिटी 1 अबार्सन 1 का अर्थ है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 बार गर्भधारण। ग्रेविडा 3 का मतलब 3 बार गर्भधारण और 1 जीवित जन्म, मतलब 1 पैरिटी 1 अबार्सन, मतलब क्या? 1 जीवित जन्म। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ग्रेविडा का मतलब क्या हो गया? कुल गर्भधारण, मतलब कितना गर्भधारण की है। पैरिटी का मतलब कितने जीवित जन्म हुए और अबार्सन का मतलब कितना गर्भपात हुआ है। नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा एक्लेम्सिया में प्राथमिक उपचार क्या है? ऑक्सीटोसिन, मेथिल डोपा, मैग्नीशियम सल्फेट या डायजेपाम। तो एक्लेम्सिया का प्राथमिक उपचार होता है मैग्नीशियम सल्फेट, जो क्या करता है? मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है? या दौरे रोकने का कार्य करता है। सल्फेट दौरे रोकने के लिए पहली पंक्ति की क्या है? दवा होती है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा सबसे सामान्य प्रकार का पेल्विस कौन सा है? एंड्राइड या एंथ्रोपॉइड या गायनेकॉइड या प्लेटीपोलाइड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे सामान्य प्रकार का पेल्विस कौन सा है? तो हमारा चौथे का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, गायनेकॉइड। नेक्स्ट। कह रहा है क्विकनिंग गर्भावस्था में कब महसूस होता है? 10 सप्ताह, 12, 16 से 20 या 24 सप्ताह। तो क्विकनिंग कब महसूस होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 से 20 सप्ताह के बीच। यह वह समय है जब माँ की पहली बार भ्रूण की क्या करती है? हरकत महसूस होती है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा गर्भावस्था में हाइपरमेसी ग्रेविडेरम कब अधिक होता है? प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही या प्रसव के बाद। तो कह रहा है गर्भावस्था में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कब अधिक होता है? तो कब अधिक होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रथम तिमाही में। हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रथम तिमाही में। यह अत्यधिक उल्टी की अवस्था है जो आमतौर पर पहले 3 महीनों में क्या होती है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण क्या है? पेट में दर्द, बुखार, बिना दर्द के रक्तस्राव, भ्रूण की हरकतें तेज होना। तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण क्या है? तो प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण होता है बिना दर्द के रक्तस्राव, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा पी रोम का अर्थ क्या है? प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स या प्रेगनेंसी रिलेटेड ओवेराइन मास या प्लेसेंटा रिटेंड आफ्टर ऑपरेशन या पोस्ट रेंटल एब्स्ट्रक्शन मैकेनिज्म। तो कह रहा पी रोम का अर्थ क्या है? तो पी रोम का अर्थ होता है प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो पी रोम का अर्थ होता है प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यह तब होता है जब भ्रूणी झिल्लियाँ प्रसव शुरू होने से पहले ही क्या होती हैं? फट जाती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
लोचिया सेरूसा कब तक रहता है? 1 से 3 दिन, 4 से 10, 11 से 14 या 15 से 20 दिन। तो लोचिया सेरूसा कब तक रहता है? तो लोचिया सेरूसा हमारा 4 से 10 दिन तक रहता है। यह दूसरा चरण है जिसमें सफ़ेद गुलाबी रक्तस्राव होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा नॉर्मल लेबर में फर्स्ट स्टेज कब तक होती है? 2 से 4 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 से 12 घंटे या 24 घंटे। तो हमारा कह रहा क्या नॉर्मल लेबर में फर्स्ट स्टेज कब तक होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा 6 से 12 घंटे। यह स्टेज तब तक रहती है जब तक पूरा सर्वाइकल डायलेशन न हो जाए। कितना? 10 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का था ब्रिज प्रेजेंटेशन में कौन सी स्थिति सबसे अधिक समान है? फूटिंग, फुटलिंग, फ्रैंक, कंप्लीट या ट्रांसवर्स। तो हमारा करा ब्रिज प्रेजेंटेशन में कौन सी स्थिति सबसे अधिक समान है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक। इसमें शिशु के पैर ऊपर होते हैं और नितंब क्या होते हैं? पहले निकलते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कर नियोनेटल जॉन्डिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? इन्फेक्शन, हेमोलिसिस, साइकोलॉजिकल जॉन्डिस या लीवर सिरोसिस। कर नियोनेटल जॉन्डिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजिकल जॉन्डिस। यह सामान्य होता है और जन्म के 2 से 3 दिन के बाद आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा सबसे सामान्य पेल्विक प्रेजेंटेशन क्या होती है? वर्टेक्स, ब्रीच, शोल्डर, ब्रो। तो कह रहा है सबसे सामान्य पेल्विक प्रेजेंटेशन क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्टेक्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। जो हमारा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, इसमें जो हमारा क्या होता है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। पेल्विक प्रेजेंटेशन में क्या है? जो हमारा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है सबसे सुरक्षित और सामान्य स्थिति होती है। यह जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है सबसे सुरक्षित और सामान्य स्थिति होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है पोस्टपार्टम हेमोरेज यानी पीपीएच का सबसे सामान्य कारण क्या है? रिटेंड प्लेसेंटा, सर्विकल टीयर या यूटेराइन एटॉनी या कोगुलोपैथी। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पोस्टपार्टम हेमोरेज यानी पीपीएच का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो पीपीएच का सबसे सामान्य कारण है यूटेराइन एटॉनी यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। जो हमारा यूटेराइन एटॉनी होता है, गर्भाशय की मांसपेशियां संकुचित नहीं होने से क्या होता है? अत्यधिक रक्तस्राव होना। ये क्या कहलाता है? यूटेराइन एटॉनी कहलाता है। नेक्स्ट फिर कह रहा है टॉक्सीप्लाज्मोसिस संक्रमण में भ्रूण से क्या समस्या हो सकती है? माइक्रोसेफेली या हाइड्रोसेफेलस या एंसेफेली या स्पाइना बिफिडा। तो कह रहा है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस संक्रमण में भ्रूण में क्या समस्या हो सकती है? तो भ्रूण में हो सकती है हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। और जो टार्च संक्रमण में जो हमारा टॉक्सोप्लाज्मा होता है से क्या होता है? मस्तिष्क में पानी भर जाता है। जो टार्च संक्रमण के कारण क्या होता है? हमारे टॉक्सोप्लाज्मा में क्या होता है? पानी, प्लाज्मा से क्या होगा? मस्तिष्क में पानी भर जाता है। ये क्या भ्रूण को समस्या हो सकती है? हाइड्रोसेफेलस। तो बढ़ते हैं आगे। यदि आपको सेशन पसंद आता तो जल्दी सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आइए बढ़ते हैं। भ्रूण की हड्डियों की परिपक्वता किस हार्मोन से होती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एचसीजी। तो कह रहा है भ्रूण की हड्डियों की परिपक्वता किस हार्मोन से होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन। यह भ्रूण के विकास और हड्डियों के मजबूत होने में क्या करता है? सहायक होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कौन सी स्थिति सबसे पहले डायग्नोसिस होती है? एंसेफेली, डाउन सिंड्रोम, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट या कॉन्जेंटियल हिप डायस्प्लेसिया। तो कह रहा है हमारा कि कौन सी स्थिति सबसे पहले डायग्नोस होती है? तो सबसे पहले कौन सी स्थिति डायग्नोस होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंसेफेली। तो एंसेफेली ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के कारण जो अल्ट्रासाउंड से पहले की क्या करता है? पता चल जाता है।
तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा सबसे उपयुक्त गर्भ निरोधक विधि धात्री माँ के लिए कौन सी है? ओरल पिल, IUD, कंडोम्स या प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। कह रहा सबसे उपयुक्त गर्भ निरोधक विधि जो धात्री माँ है उसके लिए सबसे उपयुक्त गर्भ निरोधक विधि कौन सी होती है? तो हमारा मेट्रोवेन, तो हमारा गर्भ निरोधक क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन क्या है? ओनली पिल्स। कह रहा ये माँ के दूध के उत्पादन को भी प्रभावित नहीं करती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा फोटल स्कल में सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है? बाईपेरिटल या सबमेटोब्रेगोमैटिक या ऑसिपिटोफ्रंटल या मेटोवर्टिकल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटल स्कल में सबसे बड़ा डायमीटर किसका होता है? तो फोटल स्कल में सबसे बड़ा डायमीटर होता है मेंटोवर्टिकल का। किसका? मेंटोवर्टिकल का। यह सिर का सबसे बड़ा लंबा माप है, लगभग 13.5 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर एम्ब्रियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी AFI क्या हो? 5 सेंटीमीटर से कम हो तो कौन सी स्थिति हो सकती है? पॉलीहाइड्रामिनियोस या ओलिगोहाइड्रामिनियोस या नॉर्मल या पीरो। तो कह रहा यदि क्या हो? एम्ब्रियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI का मान क्या हो? 5 सेंटीमीटर से कम हो तो कौन सी स्थिति हो सकती है? तो हमारा हो जाएगा ओलिगोहाइड्रामिनियोस। कम फ्लूइड भ्रूण के लिए क्या है? खतरनाक होता है और यह AFI क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर से कम में परिभाषित होता है। तो बढ़ते हैं आगे। उससे क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्टोग्राफ का एक्टिव फेज की शुरुआत किस सर्विकल डायलेशन से मानी जाती है? 2 सेंटीमीटर, 4, 6, 8। तो कह रहा पार्टोग्राफ किसका? पार्टोग्राफ में एक्टिव फेज की शुरुआत किस सर्विकल डायलेशन से मानी जाती है? तो हमारा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सेंटीमीटर। WHO के अनुसार सक्रिय चरण की शुरुआत अब 6 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन से क्या की मानी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है RH इनकैपेटिबिलिटी से बचने के लिए NTD कब दी जाती है? 12 सप्ताह, 28 सप्ताह और प्रसव के 72 घंटे के भीतर, प्रसव के 10 दिन बाद या गर्भधारण से पहले। तो कब दी जाती है? कह रहा है RH इनकैपेटिबिलिटी से बचने के लिए NTD कब दी जाती है? तो RH इनकैपेटिबिलिटी से बचने के लिए यह 28 सप्ताह और प्रसव के 72 घंटे के भीतर दी जाती है। RH नकारात्मक माँ को RH पॉजिटिव भ्रूण के विरुद्ध एंटीबॉडी से बचाने क्या किया था? NTD दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है शोल्डर डायस्टेसिया में कौन सी मैन्यूअर सबसे पहले की जाती है? रूबिन्स, MC रॉबर्ट्स या जेवेनेली या वुड्स कॉर्क स्क्रू। तो हमारा शोल्डर डायस्टेसिया में कौन सी मैन्यूअर सबसे पहले की जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? MC रॉबर्ट्स। इसमें MC रॉबर्ट मैन्यूअर सबसे पहले किया जाता है क्योंकि यह सबसे सरल और प्रभावी होता है। नेक्स्ट कह रहा डाउन सिंड्रोम में कौन सी प्री नेटल स्क्रीनिंग सबसे प्रभावी है? डबल मार्कर, न्यूचल ट्रांसिशियंसी विथ डुअल मार्कर या क्वाड्रपल टेस्ट या एमनियोसेंटेसिस। तो कह डाउन सिंड्रोम में कौन सी प्रीनेटल स्क्रीनिंग सबसे प्रभावी है? तो प्रीनेटल स्क्रीनिंग सबसे प्रभावी कौन सी है? किसके लिए? डाउन सिंड्रोम में। तो डाउन सिंड्रोम में कौन सी प्रीनेटल क्या स्क्रीनिंग सबसे प्रभावी होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूचल ट्रांसलूसेंसी विथ डुअल मार्कर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल प्यूरिपेरियम की अवधि कितनी होती है? 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह। नॉर्मल प्यूरिपेरियम की अवधि कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह। प्रसव के 6 सप्ताह तक का समय शरीर को सामान्य स्थिति में लौटने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा प्री एक्लेम्सिया की सबसे प्रचुर पहचान क्या है? प्रमुख पहचान क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया या प्रोटीनयूरिया और उच्च रक्तचाप, थकान और सिर दर्द या पाल्पिटेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्री एक्लेम्सिया की सबसे प्रमुख पहचान क्या होती है? तो होता है प्रोटीनयूरिया और उच्च रक्तचाप। प्रोटीनयूरिया और उच्च रक्तचाप।
यह प्रमुख लक्षण है जो प्री एक्लेम्सिया को दर्शाती है। नेक्स्ट, कह जन्म के तुरंत बाद कौन सी प्राथमिक देखभाल की जाती है? विटामिन के का इंजेक्शन, दूध पिलाना, टीकाकरण, अम्बिलिकल कॉर्ड की सफाई। तो कह रहा क्या, जन्म के तुरंत बाद कौन सी प्राथमिक देखभाल की जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। नवजात में रक्तस्राव रोकने हेतु विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, जो क्या अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कह रहा सबसे सामान्य शल्य क्रिया ऑपरेटिव प्रसव कौन सी है? फॉर्सेप्स डिलीवरी, एपिजियोटॉमी, सिजेरियन सेक्शन या वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। तो कह रहा सबसे सामान्य शल्य क्रिया प्रसव कौन सी है? तो सबसे सामान्य शल्य क्रिया प्रसव होती है हमारा सिजेरियन सेक्शन। क्या होता है? सिजेरियन सेक्शन। वर्तमान समय में सी सेक्शन सबसे आम सर्जिकल विधि बन गई है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा प्लेसेंटल एब्रप्शन का प्रमुख लक्षण क्या है? पेनफुल ब्लीडिंग, फॉल डिस्चार्ज या फेवर या नो फेटल मूवमेंट। तो कह रहा है प्लेसेंटा एब्रप्शन का प्रमुख लक्षण क्या है? तो प्लेसेंटा एब्रप्शन का प्रमुख लक्षण है पेनफुल ब्लीडिंग। पेनफुल ब्लीडिंग कह रहा है इसमें यह स्थिति दर्द के साथ रक्तस्राव के रूप में प्रकट होती है। यही प्लेसेंटा यूटेरस से क्या होती है? अलग हो जाती है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है HIV पॉजिटिव गर्भवती को कौन सी ART दवा सबसे पहले दी जाती है? जेडोवुडिन या नेविरापाइन या टेनफोवीर प्लस लैमिवुडिन प्लस एफाविनेज या स्टेवुडिन। तो कौन सी दवा दी जाती है? तो हमारा कह रहा है HIV पॉजिटिव गर्भवती को कौन सी दवा ART दवा दी जाती है? तो हमारा हो जाएगा टेनोफोवीर, फिर लैमिवुडिन, फिर एफाविरेंज। ये तीनों दवाएं दी जाती हैं। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को जल्दी से क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार आपको सेशन एग्ज़ाम तक मिलते रहेंगे। तो सिलेक्शन की गारंटी हमारी है, बस आपको हमारे इतने काम करने हैं, उसके बाद आपको 100% सिलेक्शन हम दिलाने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।